हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे करेंट कॉन्सेप्ट जो 1 जून से 15 जून का है और इससे पहले जनवरी से मई तक पूरा हमारा करेंट अफेयर हम लोग कर दिए हैं डिटेल करेंट कॉन्सेप्ट का। और आज अंक है वॉल्यूम 11, ठीक है। और करेंट कॉन्सेप्ट जो 70वीं बीपीएससी के प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो 1 जून से 15 जून का है। और इसमें क्या है फ्रेंड्स, करेंट कॉन्सेप्ट है और इसका जो स्रोत लिया जाता है द हिंदू से लिया जाता है और जो भी जो रिस्पेक्टेड पेपर है उससे लिया जाता है फ्रेंड्स। और साथ ही साथ फिर एडुटेरिया का बिहार तथ्य संग्रह में पूरा बुक हम कंप्लीट कर लिए हैं, एडुटेरिया का ही था। और एडुटेरिया का जुनून टेस्ट सीरीज है जो ऑथेंटिक बुक पे है संबंधित है फ्रेंड्स। और साथ ही साथ उसमें 9 वीडियो हो चुके हैं। और आधार टेस्ट सीरीज जो एनसीईआरटी बेस पे था 6 to 12, तो वो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। उसमें टोटल 17 टेस्ट थे और हमारा कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। और साथ ही साथ फ्रेंड्स परफेक्शन आईएएस का 90 डेज प्लानर जो जिसमें पॉलिटी कंप्लीट हो चुका है और साइंस और हिस्ट्री चल रहा है, तो वो भी धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे। और बिहार स्पेशल करंट अफेयर के लिए बीपीएससी मेकर और केजीएस खान ग्लोबल स्टडी का हम कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो जा करके आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, सारा अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम भी चैनल है, तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए पहला देख लेते हैं इसमें क्या है। तो अंटार्कटिक संसद इसका स्रोत है द हिंदू। तो भारत ने 20 मई से 30 मई 2024 तक कहा, तो कोचीन केरल में 46वां अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक TCM 46 और 26 पर्यावरण संरक्षण समिति CEP 26 की सफलतापूर्वक मेजबानी की है, ठीक है। ATCM 46 क्या है, तो ये देख लेते हैं। तो ATCM 46 का आयोजन अब वसुदेव कुटुंबकम की व्यापक थीम के साथ हुआ है, तो ये थीम याद रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है ATCM 46 और CEP 26 का आयोजन भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा गोवा के राष्ट्रीय ध्रुव और महासागरीय अनुसंधान केंद्र के माध्यम से अर्जेंटीना में मुख्यालय वाले अंटार्कटिक संधि सचिवालय के सहयोग से किया है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स, तो अर्जेंटीना में है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है इस कार्यक्रम में पक्षों द्वारा अंटार्कटिक संधि जो 1959 और अंटार्कटिक संधि के लिए पर्यावरण संरक्षण पर प्रोटोकॉल मैड्रिड प्रोटोकॉल 1991 की पुष्टि की गई है। मैत्री 2 की योजना को आधिकारिक रूप से प्रस्तुत किया गया। अंटार्कटिका में किसी भी नए निर्माण या पहले के लिए ATCM की मंजूरी की आवश्यकता होती है। अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक में क्या क्या हुआ है, तो ATCM अंटार्कटिक संधि प्रणाली से संबंधित गतिविधियों पर चर्चा और समन्वय के लिए प्राथमिक मंच है। इसकी स्थापना अंटार्कटिक संधि 1959 के तहत की गई है। ATCM कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते को अपनाता है। ATCM ने पर्यावरण संबंधी मामलों पर सलाह और सिफारिशें प्रदान करने के लिए एक सहायक निकाय के रूप में पर्यावरण संरक्षण समिति CEP की स्थापना की है। नेक्स्ट है अंटार्कटिक संधि 1959 में क्या क्या हुआ था, तो उसके बारे में पॉइंट्स देख लेंगे। तो यह अंटार्कटिका में गतिविधियों को नियंत्रित करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यह महाद्वीप को एक वैज्ञानिक संरक्षित क्षेत्र के रूप में नामित करता है। यह भारत 1998 में तो 1983 में इसमें शामिल हुआ था और तब तक संधि में 56 हस्ताक्षरकर्ता शामिल हैं। तो अब तक कितने हैं फ्रेंड्स उसमें, तो 56 लोग हैं इसमें, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। हमें स्टूडेंट लोग को पेपर पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, लेकिन हमें टाइम की कमी की वजह से या फिर हमें अंदाज़ा नहीं होता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम ये कॉन्सेप्ट कर लेंगे ना, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, तो क्वेश्चन कहाँ से भी पूछेगा ना, हमें उसमें एग्जाम में ईजी हो जाएगा देना। तो आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जिम्बाब्वे की नई स्वर्ण आधारित मुद्रा, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो द इंडियन एक्सप्रेस का इसका स्रोत है। तो हाल ही में जिम्बाब्वे ने अपनी नवीनतम मुद्रा जिंग लॉन्च किया है, जो जिम्बाब्वे की दीर्घकालीन आर्थिक अस्थिरता को दूर करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। यह स्वर्ण समित मुद्रा है, तो इसके बारे में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि ये चीज़ कंप्लीट हमें पता है कि जिंग कहाँ से है, तो जिम्बाब्वे का है।
और जिम्बाब्वे में क्यों लॉन्च किया है इसका कारण थोड़ा देख लेते हैं। तो उच्च मुद्रास्फीति था। जिम्बाब्वे उच्च मुद्रास्फीति की दर से जूझ रहा है, जहां हाल ही में वर्षों में वार्षिक मुद्रास्फीति 500% से अधिक हो गई थी। जिम्बाब्वे की अर्थव्यवस्था विगत 25 वर्षों से संकट में है। सार्वजनिक अविश्वास भी हो गया था। तो 2008 के हाइपर इन्फ्लेशन संकट जैसे पिछले मुद्दे के कारण जिम्बाब्वे के लोगों को केंद्रीय बैंक पर ऐतिहासिक अविश्वास भी होने के कारण ये चीज किए थे। नेक्स्ट है विरूपाक्ष मंदिर के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। तो द इंडियन एक्सप्रेस है। तो हाल ही में विरूपाक्ष मंदिर का एक हिस्सा मंदिर का सालू या मंडप मूसलाधार बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है। तो विरूपाक्ष मंदिर का बारे में पढ़ लेते हैं कि कब ये बना है। तो राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित स्मारक ये यूनेस्को में शामिल है फ्रेंड्स, इसीलिए इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित स्मारक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। इस मंदिर की उत्पत्ति कब हुई थी फ्रेंड्स? तो 7वीं शताब्दी में मानी जाती है। 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य जो 1336 से 1646 के दौरान इसका व्यापक विस्तार हुआ था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, भगवान शिव को समर्पित है, जिन्हें स्थानीय रूप से विरूपाक्ष या पंपापति के नाम से जाना जाता है। विरूपाक्ष मंदिर सहित हम्पी की इस समृद्ध स्थापत्य विरासत और ऐतिहासिक महत्व के कारण 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में घोषित कर दिया गया है। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे कि ये पूछ सकता है विरूपाक्ष मंदिर कब ऐतिहासिक यूनेस्को में सम्मिलित हुआ है? तो 1986 में। ठीक है, और अभी इसके बारे में ज़्यादा जानने की जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर में गिरावट की संभावना। ये इसका जो स्रोत है ना बिजनेस स्टैंडर्ड है, तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने संकेत दिया है कि वर्ष 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितनी है? तो 4.9% होगी, जबकि मूल रूप से अनुमान लगाया गया है कि इस साल बेरोजगारी दर बढ़कर 5.2% हो जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। और इसके बारे में और देख लेते हैं मुख्य बिंदु क्या है। तो यह संशोधन मुख्य रूप से चीन, भारत और उच्च आय वाले देशों में इस वर्ष अब तक अपेक्षा से कम बेरोजगारी दर के कारण किया गया है। ILO ने कहा है कि समाविष्ट आर्थिक परिवेश में यह स्थिरता अपेक्षाकृत स्थिर श्रम बाजार परिदृश्य में परिवर्तन हो रही है। रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्तमान में 183 मिलियन लोग बेरोजगार हैं। कितने बेरोजगार हैं फ्रेंड्स? तो 183 मिलियन लोग बेरोजगार हैं, जबकि बिना नौकरी वाले किंतु काम की चाह रखने वाली संख्या 402 मिलियन है। श्रम बाजार विशेष रूप से महिलाओं के लिए असमान बना हुआ है। निम्न आय वाले देशों में महिलाओं की नौकरियों का अंतर 22.8% तक पहुंच गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। तो यह एकमात्र त्रिपक्षीय संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को तैयार करने के लिए अपने 87 तो इसमें कितने सदस्य फ्रेंड्स? तो 187 सदस्य देशों को सरकारी नियोक्ता और श्रमिक प्रतिनिधियों को एक साथ लाती है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये क्वेश्चन पूछता है कि मुख्यालय कहाँ है। 1919 में वर्साय की संधि, ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि इसका स्थापना कब हुई थी। तो 1919 के वर्साय की संधि द्वारा राष्ट्र संघ की एक समृद्ध एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन, तो यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों और ILO की व्यापक नीतियों को निर्धारित करता है। ILO सम्मेलन और सिफारिशों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को अपनाने तथा उनके कार्यान्वयन पर नियंत्रण रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है दुनिया का पहला 3D मुद्रित रॉकेट इंजन। इसका स्रोत क्या है? तो PIB है, जो हमारा गवर्नमेंट स्रोत है फ्रेंड्स। तो IIT मद्रास इनक्यूबेटेड स्टार्टअप द्वारा श्रीहरिकोटा से सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा। और रॉकेट अग्निबाण SORTS सब ऑर्बिट टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर भी भारत का पहला सेमी कार्योजनिक इंजन संचालित रॉकेट लॉन्च है और जिसे पूरी तरह से स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है इसका कि मुख्य विशेषता इसमें क्या है। तो अग्निबाण 2 चरणों वाला रॉकेट है जिसकी क्षमता 300 किलोग्राम तथा भार 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाने की है। रॉकेट इंजन लिक्विड ऑक्सीजन और केरोसिन से संचालित होता है।
यह कम और उच्च झुकाव वाली दो कक्षाओं तक पहुंच सकती है और पूरी तरह से मोबाइल है जिसे 10 से अधिक लॉन्च पॉड तक पहुंचने के लिए डिजाइन किया गया है। परीक्षण उड़ान का उद्देश्य क्या था? तो घरेलू और घरेलू प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करना, महत्वपूर्ण उड़ान का डेटा एकत्र करना है। अग्निकुल के कच्चे प्रक्षेपण यान अग्निबाण के लिए प्रणालियों के इष्टतम कामकाज को सुनिश्चित करना है। महत्व क्या था इसका? तो 3D मुद्रित विनिर्माण प्रक्रिया के उपयोग से प्रक्षेपण लागत कम होने तथा वाहन के संयोजन समय में कटौती होने की संभावना है। इससे छोटे उपग्रहों को किफायती प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने में मदद मिलेगी। नोट में क्या है? तो अग्निकुल, जिसका नाम हिंदी और संस्कृत के शब्द से अग्नि से लिया गया है, जिसका स्थापना कब हुआ था? तो 2017 में हुई थी और यह भारत का पहला निजी लॉन्च पैड और मिशन कंट्रोल सेंटर चलाता है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बिहार में नए रामशरण स्थल। ये इम्पोर्टेंट है बिहार के लिए फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें इसका स्रोत क्या है? द इंडियन एक्सप्रेस। तो हाल ही में बिहार के 2 आर्द्रभूमियों की रामशरण स्थल के रूप में घोषित किया गया है, जिसे देश में मान्यता प्राप्त जल जमाव वाले पारिस्थितिकी तंत्र की कुल संख्या 82 हो गई है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, रामशरण साइट भारत में कितनी हो गई है फ्रेंड्स? तो इसका हो गया 82 संख्या हो चुकी है। इसमें मुख्य बिंदु क्या है? तो बिहार के जमुई जिले, कहाँ? तो जमुई जिले में स्थित 2 आर्द्रभूमि, कौन सी? तो नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामशरण कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि वैश्विक सूची में जोड़ दिया गया है। जो बार बार मैं बोल रही हूँ फ्रेंड्स, जितनी भी जो अभी हम बिहार का भी तथ्य संग्रह एडिटोरिया का कर रहे थे उसमें भी मैंने रिपीट किया है और जितनी भी करंट अफेयर है उसमें भी मैंने रिपीट किया है। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कांवड़ ताल जो झील हुई थी ना, तो उसमें क्वेश्चन पूछ लिया था 67 बीपीएससी में, तो ये भी आपको जरूर 1 मार्क्स दिलवाएगा, तो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ये दो नए वेटलैंड जमुई की झाझा वन क्षेत्र में स्थित मानव निर्मित जलाशय है। इसके जलग्रहण के क्षेत्र में पहाड़ियों से घिरे शुष्क पर्णपाती वन है। नकटी पक्षी अभ्यारण्य को मुख्य रूप से नकटी बांध के निर्माण के माध्यम से सिंचाई के लिए विकसित किया गया था। आर्द्रभूमि और इसके आसपास के क्षेत्र ने पक्षियों, स्तनधारियों, मछलियों और जलीय पौधे, सरीसृपों और उभयचरों के 150 से अधिक प्रजातियों के लिए आवास प्रदान किया है। इसमें से वैश्विक रूप से संकटग्रस्त प्रजातियां शामिल हैं, जैसे कि संकटग्रस्त भारतीय हाथी, देसी कैटफिश और वाल्गो अट्टू, उसको बोलते हैं देसी कैटफिश को। नकटी पक्षी अभ्यारण्य को वर्ष 1984 में स्थानीय स्तर पर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में मान्यता मिल गई थी। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि नकटी अभ्यारण्य को कब किया था? तो स्थानीय रूप से 1984 में किया गया था। नेक्स्ट रामशरण कन्वेंशन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो रामशरण कन्वेंशन तो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की पहचान करने और उनकी नामित करने के लिए कब? तो 2 फरवरी 1971 के रामशरण अभियान को अपनाया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा कब हुआ रामशरण कन्वेंशन? तो 2 फरवरी 1971। और ये ईरान में एक जगह है फ्रेंड्स, जो रामशरण है ना, ईरान में एक जगह है, उसका नाम से ये इसे रामशरण साइट किया गया है। यह एक अंतर सरकारी संधि है और इसे 1975 में लागू किया गया था। नेक्स्ट है काजा शिखर सम्मेलन 2024 और वन्यजीव उत्पादन व्यापार। इसका जो स्रोत है डाउन टू अर्थ इंडिया से अर्थ है, तो इसका देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। तो हाल ही में काजा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन जाम्बिया के लिविंगस्टोन शहर में किया गया है, जिसमें प्रतिनिधि सदस्यों ने वन जीव और वनस्पति की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन से हटने के बाद आह्वान दोहराया है। इसका मुख्य बिंदु क्या है? तो कवांगो जाम्बेजी ट्रांस फ्रंटियर संरक्षण क्षेत्र, जो काजा ATFC के 5 देशों ने सिटीज के तहत हाथी दांत व्यापार प्रतिबंध से नाखुश है। प्रतिनिधियों ने CITES छोड़ने का आह्वान को दोहराया है। सदस्यों ने पश्चिम पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप भी लगा दिया है। उनका तर्क है कि हाथी दांत के व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध अनुचित है और इससे उन्हें अपनी विशाल हाथी आबादी से आर्थिक लाभ उठाने का अवसर नहीं मिल पाएगा। क्वांगो जाम्बेजी ट्रांस फ्रंटियर संरक्षण क्या है? तो काजा TFCA क्या है? तो इसके बारे में देख लेते हैं। क्वांगो जाम्बेजी ट्रांस फ्रंटियर संरक्षण जो
जो कितना है तो 5,20,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह 5 दक्षिण अफ्रीकी देशों के कुछ हिस्से को कवर करता है। ये देश कौन कौन है तो अंगोला, बोत्सवाना, नामीबिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। इन देशों में हाथियों की संयुक्त आबादी अफ्रीका की कुल आबादी का 2/3 से भी ज़्यादा है। लगभग 4.5 लाख लोग होने का अनुमान है। बोत्सवाना में हाथियों की सबसे बड़ी आबादी है, जहां 1,32,000 हाथी है। नेक्स्ट है पेरू। यूपीआई तकनीकी अपनाने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश बन गया है। इसका जो स्रोत है द बिजनेस स्टैंडर्ड है। तो भारत में हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई ने की अंतर्राष्ट्रीय शाखा एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड एनआईपीएल के दक्षिण अमेरिकी देश के केंद्रीय बैंक के साथ यूपीआई तकनीकी विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मुख्य बिंदु क्या क्या है इसकी तो यह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूपीआई स्टैक को तैनात करने के लिए किसी केंद्रीय बैंक के साथ एनआईपीएल की दूसरी साझेदारी है। इस साल मई में एनआईपीएल ने बैंक ऑफ नामीबिया किसके साथ तो बैंक ऑफ नामीबिया के साथ समझौता किया था। ये चीज़ आपको ना जो मई महीने का जो करंट अफेयर है ना, जिसमें करंट कॉन्सेप्ट है, उसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छे से डिटेल्स में बताया गया है, तो वहाँ पे जाकर के आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है उद्देश्य क्या है इसका तो पेरू के वित्तीय बुनियादी ढांचों को मजबूत करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। महत्व तो त्वरित भुगतान सुविधा। यह साझेदारी व्यक्तियों और व्यवसायों के बीच त्वरित भुगतान की सुविधा प्रदान करेगा। डिजिटल भुगतान तो यह पेरू की बैंकिंग सुविधा से वंचित आबादी तक डिजिटल भुगतान के उपयोग का विस्तार करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मान्यता। तो यह विकास एनसीआईपी द्वारा फ्रांस कहाँ तो फ्रांस, श्रीलंका, सिंगापुर और मॉरिशस जैसे अन्य बाजारों में प्रवेश करने के बाद यूपीआई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का प्रयास के बाद हुआ है। तो ये ध्यान रखेंगे। पहला यूरोपीय कौन है तो फ्रांस, और पहला दक्षिण अमेरिका कौन है तो पेरू, और श्रीलंका, सिंगापुर और मॉरिशस भी यूपीआई मान लिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय विस्तार क्या है तो जनवरी 2024 में एनपीसीआई ने यूपीआई पे नाउ लिंकेज शुरू करने की घोषणा की, जो भारतीयों को सिंगापुर से सीधे अपने बैंक खातों में धन प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। फ्रांस में ई कॉमर्स और प्रॉक्सिमिटी पेमेंट कंपनी लाइरा के साथ एनसीपीआई की साझेदारी घोषणा होगी है। नेक्स्ट है शून्य मलबा चार्टर। ये क्या है तो द इंडियन एक्सप्रेस से इसका स्रोत है। तो हाल ही में 12 देश ESA EU अंतरिक्ष परिषद में शून्य मलबा चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें पृथ्वी की कक्षा में मानवीय गतिविधियों की दीर्घकालीन स्थिति के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को मजबूत हुई है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने भी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में चार्टर पर शून्य मलबा चार्टर हस्ताक्षर किए हैं। शून्य मलबा चार्टर में क्या है तो जीरो डेब्रिज चार्टर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA द्वारा नवंबर 2023 में सेविलिये में ESA अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन के दौरान शुरू की गई एक पहल है। उद्देश्य क्या है तो वर्ष 2030 तक अंतरिक्ष में मलबा तटस्थ प्राप्त करना है। यह चार्टर अपनी तरह की पहली पहल है। अंतरिक्ष गतिविधियों की दीर्घकालिक व्यवहार्यता को सुनिश्चित करेगा। उद्देश्य तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स 2030 तक होगा। नेक्स्ट है मुख्य विशेषताएं क्या है तो चार्टर एक गैर कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है, लेकिन यह 2030 के लिए संयुक्त रूप से परिभाषित लक्ष्यों की दिशा में सामूहिक रूप से काम करने वाले सक्रिय नेताओं के समतुल्य को बढ़ावा देता है। चार्टर में अनेक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिसमें किसी मिशन द्वारा अंतरिक्ष मलबा उत्पन्न होने की संभावना को 1000 में से एक कम करनी चाहिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि यह पारदर्शी सूचना साझाकार और अंतरिक्ष यातायात को समन्वय को प्रोत्साहन करती है। अंतरिक्ष मलबा कक्षा में मौजूद कोई भी मानव निर्मित वस्तु है जो किसी उपयोगी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करती है, जैसे पुराने अंतरिक्ष यान, रॉकेट, चरण और सूक्ष्म मलबा आदि। नेक्स्ट है जेल में बंद सांसदों के अधिकार। इसके बारे में पढ़ लेते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स है और ये भी बहुत चर्चा में रहा था, तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स।
हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में आतंकवाद के आरोप में जेल की सजा काट रहे दो उम्मीदवार की जीत ने उसके शपथ लेने और सांसद के रूप में कार्य करने की क्षमता पर सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि वो क्या थे फ्रेंड्स, तो आतंकवाद के आरोप में जेल में गए हुए थे। तो संवैधानिक प्रावधान, ये पॉलिटी के लिए आपको इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जब मीन्स आप देंगे ना तो पॉलिटी के लिए इस पॉइंट आप डाल सकते हैं वहाँ पे। संवैधानिक प्रावधान क्या है, तो संविधान का अनुच्छेद 101(4) अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की अनुपस्थिति से संबंधित है। संसद सदस्य के रूप में शपथ लेना एक संवैधानिक अधिकार है। चूंकि वे जेल में हैं, इसलिए उनके शपथ ग्रहण समारोह के लिए संसद तक ले जाने के लिए अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी। शपथ लेने के बाद वे स्पीकर को पत्र लिखकर सदन में उपस्थित होने में अपनी असमर्थता के बारे में सूचित करेंगे। इसके बाद स्पीकर उसके अनुरोध को सदन की अनुपस्थिति संबंधी समिति के पास भेज देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। यहाँ पर देख ले, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 83 के तहत सांसदों को यदि उन्हें किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और कम से कम 2 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई जाती है तो सांसदों को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो कितना है, तो कौन सी आर्टिकल है, तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 83 में कहा गया था कि अगर अपराध के लिए सांसदों को यदि उन्हें अपराध की दोषी ठहरा दिया जाता है तो 2 वर्ष तक वो कम से कम कारावास में जेल में सजा सुनाई जाती है तो संसद को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024। इसका स्रोत क्या है, तो द हिंदू है। तो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 संस्करण में भारत को सर्वेक्षण किए गए 146 देशों में 129 स्थानों पर रखा गया है। तो भारत कहाँ पे है फ्रेंड्स, तो 129वें स्थान पे है 146 देशों में। और कौन जारी करता है, तो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का संस्करण है। तो ये ध्यान रखिएगा। मुख्य बिंदु क्या क्या है इसकी, तो ये 67 या 68 में आई थिंक ये पूछ लिया है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वर्ष 2024 में सभी 146 देशों के लिए वैश्विक लिंग अंतर को 68.5% है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.1% अंक का सुधार हुआ है। स्थान हमारे कितने हैं, तो 129 है। तो ये ध्यान रखिएगा। और इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें फर्स्ट नंबर पे कौन है ये देख लीजिएगा कि इसके बाद शीर्ष स्तर पे कौन कौन है, तो शीर्ष 5 में कौन कौन है, तो फिनलैंड है, नॉर्वे, न्यूजीलैंड तथा स्वीडन का स्थान आता है। और विश्व में 146 देशों के सूचकांक में सूडान अंतिम स्थान पे आता है। ठीक है, जबकि पाकिस्तान 3 स्थान से गिरकर 145 पे आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान का स्थान कितना है, तो 145 पे है। सूडान सबसे अंतिम में है जो 146 उनके मिला है। और भारत का रैंक 129 है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और फर्स्ट पे कौन है, तो फर्स्ट पे फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड तथा स्वीडन स्थान है। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। भारत का प्रदर्शन, तो 146 देशों में वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान नीचे आकर 2023 में 127 स्थान से 2024 में 129वें स्थान पे पहुंच गया है। वैश्विक विभिन्न श्रेणियों में भारत की रैंकिंग क्या क्या है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो राजनीतिक सशक्तिकरण में 65, आर्थिक भागीदारी और अवसर में 142, शैक्षणिक उपलब्धता में 112 और स्वास्थ्य एवं जीवन रक्षा में 142 है। नेक्स्ट है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट। तो इसे विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। यह 4 प्रमुख आयामों में लैंगिक समानता का आकलन करता है। और वो कौन कौन है, तो आर्थिक भागीदारी और अवसर और शैक्षणिक उपलब्धता, स्वास्थ्य एवं अस्तित्व और राजनीतिक सशक्तिकरण, ये 4 पॉइंट होते हैं। तो ध्यान रखिएगा। और यह वर्ष 2006 में स्थापना के बाद समय के साथ लैंगिक अंतरालों को समाप्त करने की दिशा में प्रगति को ट्रैक करता है। नेक्स्ट है बाल पोषण रिपोर्ट 2024। तो इसमें क्या है, तो द हिंदू इसका स्रोत है। तो हाल ही में यूनिसेफ ने बाल खाद्य गरीबी रिपोर्ट शीर्षक से बाल पोषक रिपोर्ट 2024 जारी किया है। तो ये ध्यान रखेंगे कि बाल खाद्य गरीबी रिपोर्ट क्या है, तो बाल पोषक रिपोर्ट 2024 जारी किया गया है।
और यूनिसेफ बाल खाद्य गरीबी को प्रारंभिक बचपन जीवन के पहले 5 वर्षों में पौष्टिक और विविध आहार तक पहुंच और उपभोग करने में बच्चों की असमर्थता के रूप में परिभाषित करता है। मुख्य बिंदु इसकी क्या क्या है फ्रेंड्स? तो विश्व भर में 5 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक 4 बच्चे में से एक लगभग 27% बच्चे 181 मिलियन में प्रति 181 मिलियन में गंभीर खाद्य गरीबी का सामना कर रहा है। दक्षिण एशिया और उप सहारा अफ्रीका में गंभीर बाल खाद्य गरीबी में रहने वाले 181 मिलियन बच्चों में से 2/3 68% से अधिक बच्चे रहते हैं। भारत में कितना है? तो भारत में 40% गंभीर बच्चे खाद्य के अभाव का सामना कर रहे हैं। कारण क्या है? तो बढ़ती असमानताएं, संघर्ष और जलवायु संगठन, साथ ही बढ़ती खाद्य कीमतें, अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थ के अधिकता, हानिकारक खाद्य विपणन रणनीतियां और बच्चों के भोजन देने की खराब प्रथाएं। नेक्स्ट प्रमुख सिफारिशें क्या क्या है? तो बाल खाद्य गरीबी उन्मूलन को नीतिगत अनिवार्यता के रूप में स्थापित करना, पौष्टिक और स्वास्थ्य भोजन को छोटे बच्चों के लिए सबसे सुलभ, किफायती और वांछनीय विकल्प बनाने के लिए खाद्य प्रणाली में परिवर्तित लाना है। CFP की गंभीरता का आकलन करने के लिए डेटा प्रणाली को मजबूत करना है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन परियोजना। तो हाइड्रोजन परियोजना के बारे में पढ़ लेते हैं और इसका स्रोत है द इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट के लिए अपना स्वयं का उपग्रह नेटवर्क विकसित करने हेतु हाइड्रोन परियोजना की घोषणा की है। तो कौन से? तो हाइड्रोन है फ्रेंड, हाइड्रोन। ठीक है, और ये उपग्रह है। इसमें क्या क्या है? तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो हाइड्रोन परियोजना क्या है? तो इसके बारे में देखते हैं। तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA का उच्च थ्रूपुट ऑप्टिकल नेटवर्क हाइड्रोन अंतरिक्ष में ऑप्टिकल लेजर आधारित संरचनाएं अवसंरचना का उपयोग करके पृथ्वी पर उपयोग के लिए विशेषकर दूर दराज के क्षेत्रों में पेटा बाइट्स डेटा रिले करने का इरादा रखता है। यह अत्यधिक उन्नत दूरसंचार सक्षमता है कि सक्षम करने के लिए मौजूदा रेडियो आवृत्ति चैनल को पूरक होगा। हाइड्रोन का लक्ष्य अंतरिक्ष में डेराबिट सेकेंड प्रति सेकेंड क्षमता पर दुनिया का पहला ऑप्टिकल मल्टी ऑर्बिट परिवहन नेटवर्क प्रदर्शित करना है, जो स्थलीय फाइबर आधारित नेटवर्क को अंतरिक्ष में निर्बाध रूप में विस्तारित करेगा। दूसरे शब्दों में हाइड्रोजन आकाश में फाइबर, हाइड्रोजन क्या है? तो आकाश में फाइबर और क्लाउड से परे इंटरनेट का प्रदर्शन करेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इसका महत्व क्या है? तो 2030 तक डेटा की मांग में औसतन लगभग 500% की वृद्धि होने का अनुमान लगाता है। बढ़ती डेटा आवश्यकताओं की मांग को पूरा करने में हाइड्रोन सहायता साबित होगा। ऑप्टिकल संचार प्रौद्योगिकी में पारंपरिक रेडियो आवृत्ति प्रणालियों द्वारा उत्पन्न बाधाओं को कम करने की क्षमता है। ब्रॉडबैंड की कमी वाले दूर दराज क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंच उपलब्ध कराना है। और ESA ने 2027 से 2029 के बीच हाइड्रोजन की चरणबद्ध प्रक्षेपण की योजना बनाई है। नेक्स्ट है नागशस्त्र 1। तो ये द हिंदुस्तान इसका स्रोत है। तो भारत सेना ने अपने पहले स्वदेशी मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन के रूप में इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन लिमिटेड ELA द्वारा डिजाइन किया गया नागास्त्र 1 लाइटरिंग म्यूनिशन की एकीकृत किया है। तो ध्यान रखेंगे इसका। और मुख्य बिंदु क्या है? तो सटीक हमला। ये यहाँ पे जो पहला स्वदेशी मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है और इसका नाम क्या है? तो नागास्त्र 1। ठीक है, और सटीक हमला तो इसमें 2 मीटर के दायरे में GPS निर्देशन परिशुद्धता के साथ दुश्मन के ठिकानों को मार गिरा सकता है। और इसमें क्या है? तो स्वदेशी विकास। तो नागास्त्र 1 को पूरी तरह से भारत में डिजाइन और विकसित किया गया है, जिसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री है। रक्षा आत्मनिर्भरता। तो ये ड्रोन दुश्मन के परीक्षण शिविरों और घुसपैठियों के खिलाफ सेना की सटीक हमला करने की क्षमता को बढ़ाते हैं तथा इसका लक्ष्य आयात पर निर्भरता कम करना और रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। ऑपरेशन रेंज क्या है? तो ऑपरेशनल रेंज, इस ड्रोन की ऑपरेशनल रेंज
15 किलोमीटर है, जबकि ऑटोनॉमस मोड 30 किलोमीटर है। नोट में क्या है, तो लॉइटरिंग म्यूनिशन किसी लक्ष्य क्षेत्र के ऊपर चक्कर लगा सकते हैं और हमला करने के लिए समय का इंतजार कर सकते हैं। नागपुर सोलर इंडस्ट्री की इकोनॉमिक्स एक्सप्लोरेसिव लिमिटेड नामक कंपनी ने इस ड्रोन को विकसित किया है। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, किसने विकसित किया है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट है विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि की स्थिति रिपोर्ट 2024। इसका स्रोत है द इंडियन एक्सप्रेस। तो इंडियन एक्सप्रेस में है, तो इसमें हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसमें क्या करेंगे ना, इस पार्ट, ये बहुत बड़ा पार्ट है, तो हम इसमें ना आधा आधा करके कर लेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा एक वीडियो में, ठीक है ना। और फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ फ्रेंड्स। और जो भी त्रुटि रहती है ना, आप मुझे बता सकते हैं, टेलीग्राम चैनल भी है, तो वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हैं फ्रेंड्स। तो विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि की स्थिति रिपोर्ट 2024, और इसमें क्या है, तो खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि की स्थिति 2024 की रिपोर्ट जारी किया गया है। तो कौन रिपोर्ट जारी करता है फ्रेंड्स, तो FAO करता है। मुख्य बिंदु, तो वैश्विक उत्पादकता, विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि उत्पादन 2022 में 223.2 मिलियन टन की नए उच्चतर स्तर पर पहुंच गया है। जलीय जीव तो 185.4 मिलियन टन, शैवाल कितना है, तो 37.8 मिलियन टन, जलीय कृषि उत्पादन 130.9 मिलियन टन, मत्स्य पालन 92.3 मिलियन टन है। क्षेत्रीय जलीय पशु उत्पादन कितना है, तो एशिया में 70%, यूरोप में 9%, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में 9%, अफ्रीका में 7%, उत्तरी अमेरिका में 3% और ओशिनिया में 1% है। जलीय जीव का मुख्य उत्पादक देश कौन है, तो चीन, भारत और इंडोनेशिया, ध्यान रखेंगे। और रोजगार क्या है, तो प्राथमिक उत्पादन में कार्यरत लोग 61.8 मिलियन हैं। और क्षेत्र के अनुसार श्रमिक क्या है, तो मत्स्य पालन 54%, जलीय कृषि 36 और क्षेत्र निर्दिष्ट नहीं है तो 10% है। भारत की स्थिति क्या है इसमें, तो ये के बारे में देख लेते हैं। तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादन देश है। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादन देश है और चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादन देश है। तो जलीय कृषि उत्पादन में हमारा स्थान दूसरा है और मछली उत्पादन में हमारा स्थान तीसरा है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, मछली उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पे है तथा इंडोनेशिया दूसरे स्थान पे और भारत तीसरे स्थान पे। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, मछली उत्पादन में क्या, तो मछली उत्पादन में चीन पहले नंबर पे है, इंडोनेशिया दूसरे नंबर पे और भारत तीसरे नंबर पे है। भारत ने, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत ने वित्त वर्ष 2022-23 में 175.45 लाख टन का रिकॉर्ड मछली उत्पादन किया है, जो वैश्विक उत्पादन का 8% है। यह देश के सकल मूल्यवर्धक GVA में लगभग 1.09% और कृषि GVA में 6.724% से अधिक का योगदान कर रहा है। यह क्षेत्र देश में 28 मिलियन से अधिक लोगों की आजीविका का समर्थन करता है। विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि की स्थिति SOFIA के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सोफिया FAO की एक प्रमुख रिपोर्ट है जो वैश्विक मत्स्य स्टॉक की स्थिति और स्वास्थ्य के साथ साथ वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर मत्स्य पालन और जलीय कृषि के रुझानों का विश्लेषण करती है। नेक्स्ट है गैलेक्सी JADES GS Z14O। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ये द इंडियन एक्सप्रेस है, ठीक है फ्रेंड्स। और हाल ही में नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने सबसे प्राचीन ज्ञात आकाशगंगा है फ्रेंड्स, आकाशगंगा JADES GS Z14O की खोज की है। तो ये किसने किया है, तो जेम्स वेब टेलीस्कोप ने। और कहाँ किसका है, तो ये नासा का है, और जो अपनी आयु के हिसाब से अव्यवस्थित रूप से चमकीली और बड़ी है।
मुख्यतः बिंदु क्या है तो इसमें तो JADESGS-Z14O नामक एक आकाशगंगा का निर्माण है बिग बैंग के लगभग 290 मिलियन वर्ष बाद हुआ है। लगभग 1700 प्रकाश वर्ष में फैला इस ग्रह का द्रव्यमान हमारे सूर्य के समान 500 मिलियन तारों के बराबर है। ठीक है। और जेम्स वेब टेलीस्कोप, तो जेम्स वेब टेलीस्कोप एक संयुक्त नासा ESA CSA अंतरिक्ष दूरबीन है जिसे नासा के प्रमुख खगोल भौतिकी मिशन के रूप में हबल स्पेस टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी बनाने की योजना है। मेंस में क्या करते हैं ना फ्रेंड्स, मेंस में जो ऐसा आता है ना तो हम लोग इसी तरीके से लिखते हैं। JWST पृथ्वी सूर्य L2 लैग्रेंज बिंदु पर स्थित है जो 5 मिलियन किलोमीटर दूरी पे है। यह ब्रह्मांड के सबसे पुराने तारों में से आने वाला प्रकाश का पता लगाने में सक्षम है जो 13.5 अरब वर्ष से भी अधिक पुराना है। आकाशगंगा, तो आकाशगंगा में तारे, ग्रह और गैस तथा धूल के विशाल बादल होते हैं जो सभी गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और सबसे बड़ी आकाशगंगा में खरबों तारे होते हैं और इनका व्यास 1 लाख प्रकाश वर्ष से भी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है। और इसमें नेक्स्ट है क्या कि वर्ष 2023-24 में नीदरलैंड भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक गंतव्य बन गया है। द हिंदू का इसका स्रोत है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार 2023-24 के दौरान अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के बाद नीदरलैंड भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। तो हमारा निर्यात में कितना है, तो सबसे बड़ा निर्यात कौन कौन से है हमारे, तो पहला है अमेरिका में हम निर्यात करते हैं, उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात में, और उसके बाद हमारा तीसरा स्थान कौन सा है, तो नीदरलैंड का है। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछ लेगा। मुख्य बिंदु क्या है, तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में नीदरलैंड के साथ भारत का व्यापार अधिशेष कितना बढ़ गया है, तो अधिशेष 17.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। भारत और नीदरलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2022-23 में से 27.58 बिलियन अमेरिकी डॉलर से थोड़ा कम होकर 2023-24 में 27.34 बिलियन डॉलर रह जाएगा। 2022-23 में भारत के कुल व्यापार में नीदरलैंड का योगदान कितना है फ्रेंड्स, तो 2.36% है, तो ये भी ध्यान रख लीजिए। ठीक है, नीदरलैंड का योगदान कितना है, तो 2.36% रहा है। नीदरलैंड को भारत का निर्यात 2023-24 में लगभग 3.5 से बढ़कर 22.36 बिलियन डॉलर हो गया है। भारत और नीदरलैंड ने 1947 में संबंध स्थापित होने के बाद उनमें मजबूत कूटनीति और आर्थिक संबंध बनाए रखे हैं। नेक्स्ट है नोटा वोट के बारे में देख लेते हैं। तो द हिंदू इसका स्रोत है। तो 18वीं लोकसभा चुनाव में इंदौर में सबसे अधिक नोटा वोट जो 2,18,674 दर्ज किया गया, जो किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में नोटा को मिलने वाले अब तक के सर्वाधिक वोट है। तो कहाँ नोटा सबसे ज़्यादा किया गया, तो इंदौर में, और कितना है, तो 2,18,674 है, 74 है। सबसे अधिक नोटा वोट का पिछला रिकॉर्ड 2019 में बिहार के गोपालगंज में था, और जहां कितना था, तो 51,660 मतदाताओं ने नोटा चुना था। नोटा मतलब क्या होता है, तो नॉन ऑफ द एबव। नोटा का अर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं है। यह भारत मतपत्रों पर एक विकल्प है जो मतदाताओं को मैदान में सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने की अनुमति देता है। वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव में पेश किया गया था। ये कब पेश किया गया है नोटा, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में इसे पेश किया गया था। नोटा का कोई कानूनी प्रभाव नहीं है, अर्थात यह किसी निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक वोट नोटा को मिलता है तो दूसरे सबसे सफल उम्मीदवार जीत जाता है। उसका उद्देश्य मतदाता गोपनीयता की रक्षा करना तथा मतदाताओं के सभी चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के प्रति अपनी अस्वीकृति व्यक्त करने की अनुमति देना है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि यदि नोटा को बहुमत प्राप्त होता है तो चुनाव को अमान्य घोषित किया जाना चाहिए और नए सिरे से चुनाव कराया होना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है फ्रेंड्स। याचिका दायर हुई है लेकिन ऐसी फैसले नहीं हुई हैं। हालांकि एक पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त के अनुसार नोटा का एक प्रतीकात्मक प्रभाव होता है कि यदि किसी सीट पर इसे 50% से अधिक वोट मिलता है तभी चुनाव परिणामों पर इसे कानूनी रूप से प्रभावी बनाने का विचार किया जा सकता है। नेक्स्ट है
तृष्णा मिशन। तृष्णा मिशन क्या है फ्रेंड्स, इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसका द हिंदू इसका स्रोत है, ठीक है। तो तृष्णा मतलब थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स सेटलमेंट है। तो मिशन इसरो और CNI फ्रांस के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास जिससे क्षेत्रीय से वैश्विक स्तर पर सतही ऊर्जा बजट के लिए पृथ्वी की सतह के तापमान उत्सर्जन बायोफिजिकल और विकिरण चर की उच्च स्थानिक और उच्च लैंगिक रिजोल्यूशन निगरानी प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। उद्देश्य क्या है, तो स्थलीय जल तनाव और जल उपयोग की मात्रा निर्धारित करने के लिए महाद्वीपीय जीवमंडल की ऊर्जा और जल बजट की विस्तृत निगरानी करना है। ये कौन कौन से हैं फ्रेंड्स, तो ये इसरो और फ्रांस मिल के कर रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है शहर ऊष्मा द्वीपों के व्यापक मूल्यांकन, ज्वालामुखी गतिविधियों और भूतापीय संसाधनों से जुड़ी तापीय विसंगति का पता लगाना है। मुख्य विशेषता क्या है, तो तृष्णा उपग्रह 2 प्राथमिक पेलोड से सुसज्जित है। CNES द्वारा प्रदान किए गए थर्मल इंफ्रारेड TIR पेलोड 4 चैनल लॉन्ग वेव इंफ्रारेड इमेजिंग सेंसर की सुविधा देता है, जो उच्च रेजोल्यूशन सतह तापमान और उत्सर्जन मानचित्र में सक्षम है। इसरो द्वारा विकसित विजुअल नियर फ्रेम इंफ्रारेड शॉर्ट वेव इंफ्रारेड पेलोड में 7 स्पेक्ट्रम बैंड शामिल है, जिन्हें महत्वपूर्ण बायोफिजिकल और विकिरण बजट चरण उत्पन्न करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह कक्षा भूमि और तटीय क्षेत्रों के लिए 57 मीटर और महासागरीय और ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए 1 किलोमीटर का स्थानीय रिजोल्यूशन प्रदान करेगी। मिशन क्या है, तो 5 लाख के परिचालन जीवन के लिए डिजाइन किया गया है। और महत्व क्या है, तो यह महत्वपूर्ण जल और खाद्य सुरक्षा मुद्दों को संबोधित करेगा। अंतर्देशीय और तटीय क्षेत्रों में नीति निर्माण, वाटरशेड प्रबंधकों, कृषकों और उद्योग कृषि समुदाय के लिए स्थानीय समाधान लाने में मदद करने के लिए आवश्यक डेटा प्रदान करेगा। यह पृथ्वी की प्राकृतिक प्रक्रियाओं के बारे में समझ बढ़ाएगा और अनुकूलन संसाधन प्रबंधन के माध्यम से जलवायु परिवर्तन संबंध में वैश्विक प्रयासों का समर्थन भी करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम क्या करते हैं ना, इतना ही तक अभी हम रख लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे अमृत योजना का अवलोकन और इसी तरीके से ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, बिहार स्पेशल और विविध रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग हो जाता है तो स्टूडेंट लोग को पढ़ने में भी थोड़ी सी टाइम कम हो जाते, पढ़ने में भी दिक्कत हो जाता है, क्योंकि मोबाइल डेटा कम हो जाता है तो दिक्कत हो जाती है फ्रेंड्स। इसलिए अब तो इसको यहाँ तक ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे यहाँ से आगे। ठीक है, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।